मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त हो चुका है महाभारत का। आज मैं शो की शुरुआत उस खबर से करूंगी जिसने पूरे देश की रूह कपा दी। वो खबर जिसने शादी के बंधन को शर्मसार कर दिया, जिसने इंसानियत को झकझोर दिया है, जिसने दहेज के दानव पति, जल्लाद सास, लालची ससुर और जेठ को बेनकाब कर दिया। ये साबित कर दिया कि किसी भी सामान की तरह ही शादी के बंधन की भी एक्सपायरी डेट होती है और अगर रिश्ते को लंबा चलाना है तो समय समय पर मुंह मांगी रकम भरनी होगी, नहीं तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाएगा। बताऊंगी दहेज, हत्या और एनकाउंटर का हर एक पहलू। दर्शकों, दूसरी तस्वीर को आप देखिए। कुदरत का कहर पहाड़ों में थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी हम धराली के तबाही का खौफनाक मंजर भूले भी नहीं थे कि अब वैसे ही विकट हालात थराली में भी देखने को मिले। बस फर्क इतना है कि रात के अंधेरे का वक्त था और प्रकृति के रौद्र रूप ने जमकर तबाही मचाई। कहीं सड़कें ढह गई तो कहीं घर और दुकानें मलबे में तब्दील हो गए, रास्ते कहीं खो गए और लोग लापता हो गए। और फिर एक बार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू शुरू हुआ, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है। आखिर ये प्राकृतिक आपदा से निपटने का पक्का इलाज कब मिलेगा? देवभूमि में घातक जल प्रहार से जुड़ी हर एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों आरोपों की झड़ी भी देखने को मिल रही है। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अपनी जिंदगी का खतरा अखिलेश यादव और उनकी पार्टी से ही बता दिया है और चिट्ठी तक लिख डाली। अखिलेश भी चुप नहीं रहे, बल्कि और उल्टे पूजा पाल को कटघरे में खड़ा करके सवाल ही पूछ लिया। बताऊंगी आपको कैसे पूजा पाल और अखिलेश में ठन गई है। दर्शकों, और भी खबरें होंगी, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जिन पर एक एक परत खुलना जरूरी है। आपको मैं बता दूं, देखिए, आज एक खबर जैसे ही सामने आती है, एक शादीशुदा महिला को जब जलते हुए देखते हैं तो हर कोई हैरान हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। दर्शकों, मामला ग्रेटर नोएडा के है और 21 अगस्त का वो दिन था, यानी कि अभी 2 दिन पहले, और वक्त था शाम के 5:30 बजे का। तभी दानव पति, जिसका नाम विपिन, उसने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी पत्नी निक्की को बाल घसीटते हुए जमकर मारा पीटा, घर से निकाल देने की धमकी देता रहा। और ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि निक्की को आए दिन दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था। हालांकि शादी 2016 में हुई थी और उस वक्त स्कॉर्पियो गाड़ी से लेकर लाखों रुपया निक्की के माता पिता ने इस लालची आदमी और उसके परिवार को दिया था। लेकिन लालच और अत्याचार का अंत नहीं हुआ। इस बार एक अलग डिमांड थी, 35 लाख रुपए और मर्सिडीज मांगी थी। शादी 2016 में हुई थी, लेकिन 2025 में भी इस लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था कि मर्सिडीज लेकर आ, क्योंकि तेरे भाई ने भी खरीदी है। परिवार पंचायतें कर करके थक चुका था, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। बस एक उम्मीद में रिश्ते को खींचा जा रहा था, लेकिन अंत में निक्की की जिंदगी का अंत ही हो गया, वो भी उसके मासूम 6 साल के बेटे के सामने। मैं आपको दिखाती हूं दिल को झकझोर देने वाली ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आई ये घटना दिल दहला देने वाली है। दहेज के लालच में बहू को पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर जिंदा जला दिया गया। निक्की नाम की युवती की दर्दनाक मौत हो गई। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें मासूम बच्चा कह रहा है, पापा ने मम्मी को जलाकर मारा। निक्की के परिवार ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है।
ग्रेटर नोएडा के इस घर में मातम पसरा है। निक्की अब इस दुनिया में नहीं है। दहेज के लालच ने उसकी जिंदगी छीन ली। आरोप है कि निक्की को पहले पीटा गया और फिर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर रूह कांप उठती है। इस दर्दनाक वारदात का सबूत खुद निक्की का मासूम बच्चा है। वीडियो में वो साफ साफ कह रहा है, पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा। ये बयान ही इस पूरे मामले की सच्चाई बयां कर देता है। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। निक्की के परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए उसकी जान ली गई। लड़की वालों का कहना है कि उन्होंने पहले ही 75 तोले सोना दिया था, लेकिन दूल्हे को ऑडी कार चाहिए थी और इसी लालच में उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। 2016 से बहुत गंदी तरह से बिहेव करा जाता, बाहर लड़कियों के साथ घूमता फिरता। हम मेरी बहन का अपना काम कर रही थी, पार्लर चला रही थी, उससे पैसे मांगता था, अपने मायके से लाके दे, मुझे कहीं से लाके दे, गाली देता था, घर से निकालने की धमकी देता था। क्या कर लेगी, पुलिस में ही तो पहुंचा लेगी, क्या कर लेगी तू, ऐसे ही माँ कहती थी। मेरी बहन को छीन लिया इन्होंने, 21 अगस्त शाम को मेरी बहन को छीन लिया मुझसे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पीड़ित परिवार कह रहा है कि उन्हें केवल गिरफ्तारी नहीं बल्कि एनकाउंटर चाहिए, और कुछ ऐसा ही हुआ। आरोपी पति विपिन मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश करता है। पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को चकमा देने में नाकाम रहा। पुलिस ने आरोपी पति का एनकाउंटर कर उसके पैर में गोली मार दी। उसके बोतल की रिकवरी के लिए यहाँ पे ले आए थे। रिकवरी के दौरान वो एक दरोगा पिस्टल छीनकर भागा और पुलिस को जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल को तत्काल जो है इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया। निक्की के गांव में मातम और गुस्सा दोनों है। परिजनों ने चेतावनी दी है, अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो वो एसएसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। हत्यारे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। हत्या की है उन्होंने, उसके अवैध संबंध थे। लड़की जो पार्लर का काम करती थी उसमें से पैसे ले जाता था, उस आवारागर्दी में पैसा को बर्बाद करता था, और फिर आके इनसे दहेज मांगता था कि मुझे अपने पापा से गाड़ी दिलवाओ, ये करवाओ, इतने पैसे दिलवाओ। टॉर्चर करता रहा। हत्यारे, इनको गोली लगनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की की हत्या के बाद इलाके में आक्रोश बढ़ गया है। पुलिस पे पकड़े नहीं गए वे 4 दिन से, उनमें आग नहीं लगी अभी तक। हम लगा देंगे, हम तो छोड़ दो, हम देख लेंगे। रुपया दियो, 75 तोले सोना दियो। जब लड़का हुआ, जब बुलट दी 2.5 लाख रुपया दिए। वहाँ ओडी गाड़ी चाहिए, ओडी गाड़ी अक मौत की वहाँ पे झूलेगी। अब तो आग लगनी चाहिए, गाड़ी तो मिल रही। एक बेटी दहेज की आग में जलकर खामोश हो गई। पीछे रह गया उसका मासूम बच्चा, और सवाल कि आखिर कब तक बेटियां दहेज के लिए बलि चढ़ती रहेंगी। बहुत घाट जैसे हमारी लड़की मरी थी, उसे ऐसे उनको घाट ढाया जा, ठीक है जी। और जितना अत्याचार हमारी बेटी के साथ हुआ वही उनके साथ होना चाहिए। एनकाउंटर हो तकड़ा, जबरदस्त, हल्का नहीं, ऐसा नहीं चुप देने, तकड़ा होना चाहिए। अपनी बहू को जिंदा जलाना इस जमाने पे अभी भी ऐसा है, और दहेज मांगने लगा था, कितना गलत है जी। दहेज मांग रहे और जो मार दी, तो प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इन्हें। आरोपियों ने बुरी तरह से मारा जलाया था। निक्की की दर्दनाक मौत समाज के सामने फिर वही सवाल खड़ा कर रही है, दहेज हत्या कब रुकेगी। कानून सख्त है, मगर लालच और क्रूरता उससे भी ज्यादा ताकतवर क्यों साबित हो रही है। इस बार समाज और सिस्टम की अग्नि परीक्षा है कि क्या निक्की को न्याय मिलेगा, या यह केस भी अब बस आंकड़ों में दर्ज होकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस बीच बड़ी खबर में आपको बता दूं, आरोपी विपिन भाटी के एनकाउंटर पर निक्की के पिता का बयान, गलत किया तभी भाग रहा था। निक्की के पिता कहते हैं कि गलत नहीं किया होता तो क्यों भागता। आप देखिए, एनकाउंटर होने के बाद ये वही जगह जहां पर एनकाउंटर हुआ था, यहां पर पैर में गोली लग चुकी थी और भाग रहा था। पुलिस की पिस्टल छीनने का प्रयास कर रहा था। लोग जो हैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट जरूर हैं, लेकिन पिता के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि किस तरीके से वो इस पुलिस की कार्रवाई को देखते हैं। पिता हैं, बहुत गलत हुआ है निक्की के साथ, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे, जंगल में पिस्टल छीनी, भागने लगा, उसको वार्न किया, फिर उस पर गोली चलाई गई। संतुष्ट है हम प्रशासन से। प्रशासन, हाँ, जब क्राइम करेगा और भागेगा तो उसको तो प्रशासन क्या करेगा फिर। जो हमारी कस्टडी से भागना, मैं ही पुलिस की ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी कस्टडी में कोई मुलजिम भागे तो मेरी तो ड्यूटी चली जाएगी, फिर मेरी कस्टडी का फ़ायदा क्या होता। प्रशासन ने बहुत अच्छा किया। ऐसे अपराधियों को, जो क्रिमिनल हैं, ऐसे अपराधियों को तो मार देना चाहिए। बाकी फरार चल रहे, उन पे क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनने, प्रशासन ने 2 दिन का समय दिया, प्रशासन कर रहा है कार्रवाई, प्रशासन से हम खुश हैं। लगता है आगे भी ऐसा कुछ होगा? हाँ, होगा, प्रशासन खुश है, हम प्रशासन करेगा, प्रशासन। लेकिन बेटी की हत्या की गई, एक पिता के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है, लेकिन हाँ, पुलिस ने एक्शन लिया है, कुछ ना कुछ हुआ है, तसल्ली मिली है। तसल्ली है मुझे तसल्ली है, प्रशासन की ओर से बड़ी तसल्ली है मुझे। प्रशासन ने सीख किया, ऐसे कस्टडी से भागना, जो अपराधी ना है वो कह रहा कि मैंने ये नहीं करा, फिर तू भाग क्यों रहा कस्टडी से? भाई ये तो साफ जाहिर हो रहा है। अब प्रशासन को सब पता लग रहा कि क्राइम इसी ने करा जो कस्टडी से भाग रहा है। क्योंकि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, दूसरी तरफ दहेज के चक्कर में बेटी की हत्या कर दी जाती है। कौन किसान ऐसी शादी करेगा? कौन बेटी को पालेगा? कौन पाल के देगा? पालेगा भी, पलोसेगा भी, पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाएगा, फिर उसको गाड़ी देना, दहेज देना, सोना देना, कौन गरीब किसान कर लेगा? मजदूर आदमी कैसे शादी कर पाएगा बताओ? पढ़ाई नहीं पा रहा, इतनी महंगाई है, पढ़ा नहीं पा रहा मजदूर। कोई न बच्चे को अपने अच्छे प्राइवेट स्कूल से पढ़ाया, डीपीएस स्कूल से ग्रेजुएट करी है मेरी बेटी ने, निक्की तो जो एनटीपीसी में उसका अंकल है ना, वो तो रोना ही बंद ना हुआ, उसका दाग लगा के भी यहाँ तक रोता आया मेरे साथ गाड़ी में। इतनी प्यारी उसकी चॉकलेट लाना, अंकल जी कैसा स्वास्थ्य है, पापा जी कैसा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आपने बेटिया को पार्लर खोल के भी रखे ही, दूसरे का ध्यान ज्यादा रखेगा। बेटिया को पार्लर खोल के भी दिया, पार्लर खोल के दिया, सारा 1.5 लाख रुपया लगाया पार्लर में। दरिंदे उस पार्लर की आधी कमाई खाते रहे, 50,000 रुपया हमें दो, 50 तुम ले। किसी चीज की लिमिट पार हो गई है। बाद में पार्लर भी बंद करवा दिया था। पार्लर बंद करवा दिया, बच्चे का ट्यूशन खत्म हो गया, पैसे नहीं रहे, ट्यूशन कहाँ से देंगे बच्चे का काम खत्म हो गया। शुरुआत से विपिन काम नहीं करता था, पैसे मांगता था सर, काम नहीं, कुछ नहीं करता। आवारागर्दी में केस लगे, जो भाग के रहा, क्यों भागे? दर्शकों, सवाल बड़ा है, दहेज के कितने दानव हैं? राज्य बदल रहे हैं, जगह बदल रही है, लेकिन मिलते जुलते मामले सामने आ रहे हैं। कहीं पर बेटियों को, कहीं पर एक बेटी को दहेज के लिए जिंदा जला दिया जाता है, तो कहीं पर उसके खाने में जहर दे दिया जाता है। आखिर क्यों इस तरीके से बेटियों को डराया जा रहा है कि शादी के नाम से आगे वो डरने लगेंगी, कदम नहीं बढ़ा पाएंगी? क्योंकि अब जो मैं आपको घटना बता रही हूँ ग्रेटर नोएडा की, तो आपने देख ली, लेकिन ठीक वैसी ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी अब आप देखिए, जहां दहेज प्रताड़ना का मामला फिर से सामने आया। 24 साल की नवविवाहित महिला को ससुरालियों ने जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। महिला का दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इसका गुनाह क्या था कि इसने शादी कर ली, इसने किसी पर भरोसा कर लिया, वहां पर वो मुंह मांगी रकम नहीं दे पा रही थी। आरोप है कि दहेज के लिए 19 जुलाई 2025 को पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाया, तभी से उसकी तबीयत बिगड़ गई। क्या मध्य प्रदेश पुलिस सोनाली को इंसाफ दिला पाएगी? एक बेटी की सांसें टूट रही हैं और सवाल वही कि कब रुकेगा ये दहेज का दानव और कब तक ऐसे इस तरीके से
एक इंसाफ की बाट जोती रहेंगी बेटियां? देखिए रिपोर्ट। मम्मी मुझको कुछ पेप्सी नहीं पिलाया है। ग्वालियर की 24 साल की सोनाली शर्मा एक बेटी, एक नई दुल्हन, जिसके सपने दहेज की आग में जलकर राख हो गए। ये जलाने वाले फोटो उसने डाले थे, अपने भैया के पास डाले थे, मुझे भी नहीं डाले थे कि मम्मी पापा को दिखा देंगे तो पापा शायद ज्यादा बीमार हो जाएंगे। शादी के महज कुछ महीनों बाद ससुराल की क्रूरता ने उसे आईसीयू के बिस्तर पर ला पटका। 14 फरवरी 2024 को सोनाली की शादी आदित्य शर्मा से हुई। पिता सतीश शर्मा ने अपनी बेटी के लिए 14,50,000 रुपए दिए, लेकिन ससुराल वालों का लालच यही नहीं रुका। बुलेट की मांग, गाली गलौज और फिर क्रूरता की सारी हदें पार, जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। ससुराल वालों ने सोनाली के हाथों को गर्म लोहे की रॉड से दागा और जब उसने हिम्मत दिखाकर विरोध किया तो कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश की। पीड़िता को जहर देने के बाद छत पर रखा, दरवाजा बंद कर दिया। वो तो इतना भगवान का शुक्र है उस लड़की के पास, मेरी के पास फोन था, उसने फोन करके बता दिया, नहीं तो शायद में अभी जो तस्वीर आई है ना माता जी, वो भी बहुत भावुक है, क्योंकि देखिए जो जिस तरह से वो वेंटिलेटर पर है अभी, डॉक्टर्स और क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, किडनी लिवर ये सब फंक्शन कर पा रहा है, सब डैमेज हो चुका है। अभी डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी तो 1% चांस भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब रखा है वेंटिलेटर पे, पता नहीं क्या होगा। और ये ससुराल वाले सारे कहाँ हैं? वो तो भाग गए घर, वहाँ गायब। क्या ताला जड़ा हुआ? हाँ ताला डला है। 19 जुलाई 2025 से सोनाली दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। परिजनों की शिकायत पर महाराजपुरा थाने में FIR दर्ज हुई है। वहीं ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर किया है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश पुलिस सोनाली को इंसाफ दिला पाएगी? एक बेटी की सांसें टूट रही हैं और सवाल वही, कब रुकेगा यह दहेज का दानव और कब तक इंसाफ की बाट जोहती रहेंगी बेटियां? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब मैं आपको यहाँ पर 2 तस्वीरें दिखा रही हूँ। एक तरफ आप देख रहे हैं अखिलेश यादव को और दूसरी तरफ है पूजा पाल, जो कि समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक हैं, सपा से बाहर की जा चुकी हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तू मैं का सिलसिला शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। पूजा पाल को डर लग रहा है कि उनकी पति की तरह कहीं उन्हें भी मौत के घाट ना उतार दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर दी थी। ठीक उसी दिन 8 घंटे बाद इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब मैं आपको खबर और बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त पूजा पाल का नाम सुर्खियों में है। क्या सपा ने निकाली गई पूजा पाल बसपा का दामन थामने वाली है? क्योंकि बाबा की तारीफ करने का तोहफा तो उन्हें पहले ही मिल गया, उनकी पार्टी ने दे दिया बाहर का रास्ता दिखाकर, और अब बात उनकी जान पर बनाई है। क्या है पूजा पाल और अखिलेश के बीच की तू मैं एक रिपोर्ट में मैं दिखाती हूँ। प्रयागराज में धूमनगंज के सुलेम सराय इलाके में लगी एक होर्डिंग ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। दधी कांदो मेले को लेकर लगाए गए इस होर्डिंग का रंग नीला है और इसमें संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी लगी हुई है। चूंकि यह होर्डिंग समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल के नाम से लगाई गई है, इसलिए राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल पूजा पाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो वह 2007 और 2012 में प्रयागराज पश्चिमी विधानसभा सीट से बसपा की विधायक रह चुकी हैं। इसके बाद उन्हें 2019 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और 2022 के विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी की चायल सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। इसी दौरान उनकी सपा नेतृत्व से नजदीकियां कम होती गईं। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद पार्टी से उनके रिश्ते और बिगड़ गए। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले की चायल सीट से विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि मेरी हत्या होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे।
तो बहुत विचार करने के बाद तब हमने माननीय उनको अखिलेश यादव जी को हमने लेटर लिखने का काम किया, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें सुन रही हूँ इस वजह से, क्योंकि जैसे मैंने सदन में बोला तो वैसे इनके लोग बौखला गए, और बौखलाने के बाद जो इलाहाबाद में अतीक के लोग हैं वो क्या करेंगे वो मैं ही जान सकती हूँ। इसलिए मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। इस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ये समझ से परे है कि कोई सीएम से मिल रहा है और उसे दूसरी पार्टी के नेता से जान का खतरा है। बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। हाल ही में यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि उनके पति की हत्या के बाद उन्हें न्याय योगी सरकार में ही मिला। इस बयान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि पूजा पाल बीजेपी में शामिल हो। वे कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में अप्रत्यक्ष प्रचार करने के भी आरोप लगे। अब नीले रंग की होर्डिंग सामने आने के बाद चर्चाएं और तेज हो गईं। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि यह बसपा की ओर उनके झुकाव का संकेत हो सकता है। हालांकि पूजा पाल की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। यानी एक तरफ सपा से निष्कासन के बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ नीले रंग की होर्डिंग ने बसपा कनेक्शन की चर्चाओं को हवा दे दी है। कुल मिलाकर पूजा पाल का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, ये अब सबकी निगाहों का विषय बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर, निक्की हत्याकांड में सास गिरफ्तार की जा चुकी है। सास दयावती गिरफ्तार हुई। दयावती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा निक्की हत्याकांड में निक्की के आरोपी पति के बाद सास दयावती को भी कासना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा परिवार भाग निकला था, इधर उधर छिप रहा था और पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ये वही सास है जिसने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी बहू के बाल खींचकर उसको मारा, प्रताड़ित किया। और यही वो दयावती, आप देखिए इस चेहरे पर, ये चेहरा जो बड़ा एक दयालु तो नहीं है, इस चेहरे के अंदर कोई दया नहीं है, कोई दया वाला भाव नहीं है, लेकिन नाम दयावती है। और यही महिला जो अपनी बहू को प्रताड़ित करती रही। और आज सुबह जो आप वीडियो देख रहे थे, जब इसका बेटा अपनी पत्नी को बाल पकड़कर घसीटकर मार रहा था, तब ये भी उसके साथ थी। ये दोनों मिलकर, ये दहेज के दानव हैं। इन दानवों का इलाज कब होगा, ये बड़ा सवाल है। पहले मारा और फिर जला दिया और फिर पुलिस से भागता फिर रहा था ये परिवार। और अब चलिए अगली खबर में आपको उत्तराखंड से बताऊंगी। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लिए मॉनसून हर साल नई चुनौती लेकर आता है। थराली की तस्वीरें याद दिलाती हैं पहाड़ों पर जरा सी बारिश भी कैसे तबाही ला सकती है। सवाल है, क्या कुदरत के कहर को रोकने के लिए कोई स्थायी समाधान मिल पाएगा या नहीं। धराली की तरह थराली में भी वाटर बम फूट पड़ा और कुछ ही सेकंड्स में थराली का पूरा नक्शा ही बदल गया। थराली में भी आसमानी आफत पूरी तरीके से आई और धराली के दिन के उजाले में बादल फाड़ तबाही आई थी, लेकिन थराली में रात के अंधेरे में प्रकृति को रौद्र रूप देखने को मिला, जिसके बाद घर, मकान, गाड़ी सब कुछ मलबे के नीचे दब गए। इसी पर एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देवभूमि पर जल प्रलय बेहद घातक है। मलबे का अंबार, थराली में हाहाकार। पहले धराली और अब थराली में कहर। बादल फटा, भीषण तबाही, रेस्क्यू जारी। उत्तराखंड के चमोली के थराली में जिस वक्त लोग चैन की नींद सो रहे थे, तभी
प्रकृति का ऐसा खौफनाक मलबा आया कि चारों तरफ तबाही मच गई। धराली की तरह थराली में भी वाटर बम फूट पड़ा और कुछ ही सेकंड में थराली का पूरा नक्शा ही बदल गया। थराली में भी आसमानी आफत धराली की तरह ही आई। धराली के दिन के उजाले में बादल फाड़ तबाही आई थी, लेकिन थराली में रात के अंधेरे में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला, जिसके बाद घर, मकान, दुकान, गाड़ी सब कुछ मलबे के नीचे दब गए। उत्तराखंड का चमोली जिला फिर से आपदा से जूझ रहा है। थराली इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन से सड़क धंस गई, ट्रक बीच में फंस गया और आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। थराली के बाद अब थराली की ये तस्वीरें किसी डरावने मंजर से कम नहीं। जिस वक्त लोग गहरी नींद में थे, तब बादल फटने के बाद ऐसा मलबा टूटा मानो आसमान से मौत बरस रही हो। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका तबाह हो गया। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये वाटर बम था, जिसने कुछ ही समय में थराली का नक्शा बदल दिया। धराली के बाद अब थराली में भी विनाश लीला की वैसी ही तस्वीर दिखी। यहाँ बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। कई मकान जमींदोज हो गए, सड़क धंस गई, ट्रक बीच में फंस गया, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां मलबे में दब गईं। इस आपदा ने एक परिवार से उनकी बेटी छीन ली। मलबे की चपेट में आई युवती की मौके पर ही मौत हो गई। ये मलबे में पूरी दुकानें यहाँ पर जमींदोज हो चुकी हैं और ये स्थिति आप सामने देख सकते हैं। ये देखिए पूरा नुकसान यहाँ पर लोगों का हो चुका है। ये देखिए और इसकी दूसरी तरफ अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर देखिए पहाड़ देखिए, ये देखिए लगातार यहाँ पर भी ये देखिए, ये तस्वीर देखिए थराली विधानसभा क्षेत्र के में आपदा का ये जंग है। ये आप इन तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर देखिए पूरे दुकानें, ये देखिए। रास्ता दो हिस्सों में बढ़ गया। अब इस सड़क पर ना कोई गाड़ी चल सकती है और ना ही लोग पैदल निकल सकते हैं। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मलबे में फंसी जिंदगी को बचाने के लिए जमीन पर उतर गई। थराली में कई परिवार बेघर हो गए हैं। आवाजाही पूरी तरह ठप पड़ गई। घंटों से फंसे लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन गांवों के लोगों को हो रही है जिनके लिए यही सड़क जीवन रेखा थी। सड़कें टूटी हुई, आप देख सकते हैं सड़कें पूरी तरह से यहाँ पर टूटी हुई है और पूरा रास्ता यहाँ पर ब्रेक हो रखा है। नीचे है नदी अपने उफान पर है, जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। थराली क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो 11 से अधिक मकान पूरी तरह से मलबे की चपेट में आ चुके हैं और 25 से अधिक मकानों को यहाँ पर आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। इसके साथ ही इसमें एक महिला की दुखद इस हाथ में 20 साल की युवती की इसमें मौत हो गई। एक बुजुर्ग अभी तक लापता बताया जा रहा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं तमाम राहत बचाव ऑपरेशन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। नदी का जलस्तर लगातार यहाँ पर बढ़ा हुआ है। सड़कें इस प्रकार जैसा मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, उस पर पूरी सड़कें यहाँ पर टूटी हुई है। आगे जाने का जो रास्ता है वो लगातार यहाँ पर बंद है। हालांकि सड़कें खोलने का काम लगातार प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। जगह जगह मलबा हटा रही हैं मशीनें, राहत बचाव में जुटी हैं टीमें। प्रशासन के मुताबिक स्थिति को सामान्य करने में वक्त लगेगा, क्योंकि बारिश के चलते जमीन लगातार खिसक रही है। पीड़ित लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर निकल पड़े हैं। आपदा के बाद बादल फटने का नदी का जलस्तर कितना बढ़ा है और साथ में मेरे चाहिए कि आपको गांव भी यहाँ पर दूर दिखाने का प्रयास लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए आप गांव यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी थराली गांव है और इसका संपर्क यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी जिसे कहते हैं वो टूट गया है। लिहाजा गांव वालों का जनजीवन भी यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया है। और यहाँ पर तमाम दूसरी तस्वीर मेरे सहयोगी दिखाने का आप प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये यहाँ से धराली विधानसभा क्षेत्र आरंभ होती है और जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकलकर भी सुरक्षित स्थानों पर लगातार जा रहे हैं। सर आपका नाम? मैं हरिंद्र सिंह हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ मैं। एडवोकेट साहब, क्या कुछ चुनौतियाँ आपके आगे हैं, क्या कुछ आपने यहाँ पर देखा? ये आपदा से बदतर स्थिति पैदा हो गई है। पूरी रोड कनेक्टिविटी खत्म है, पानी बिजली की आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। लोग अपनी जान को जोखिम में रख करके सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद थराली में हुए हादसे पर अधिकारियों से जानकारी लेते हैं और सरकार ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लिए मॉनसून हर साल नई चुनौती लेकर आता है। थराली की ये तस्वीरें याद दिलाती हैं कि पहाड़ों पर जरा सी बारिश भी कैसे तबाही ला सकती है। सवाल है, क्या कुदरत के कहर को रोकने के लिए कोई स्थायी समाधान मिल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बता दूं, जम्मू की तवी नदी में उफान आया। बाढ़ की वजह से नदी किनारे कटान के हालात, भारी बारिश की वजह से नदी में बाढ़ जैसे हालात की जानकारी मिल रही है।
ये जम्मू की तवी नदी है जिसमें तूफान आ गया है। कटान शुरू, प्रशासन अलर्ट। हमारे संवाददाता गुरसिमरन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार तेज भूमि कटाव के कारण यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पूरा इलाका आप जो देख रहे हैं अब यहाँ पर बड़े पैमाने पर भूमि कटाव शुरू हो गया है, जिससे कि चिंताएं लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कुछ स्थानीय लोगों से भी यहाँ पर बात करते हैं। लगातार भूमि कटाव हो रहा है, कितनी ज़्यादा चिंता है आप लोगों को? 50 मकान है जो अभी इस पानी के खतरे में हैं और 10 मकान यहाँ पे गिर चुके हैं अभी तक, तो बहुत बुरी हालत है। इनका डर का माहौल है यहाँ पे। पानी लगातार बढ़ रहा है? बिल्कुल, पानी पहले से ज़्यादा हो रहा है, पहले कम था, अब पहले से भी ज़्यादा और खतरा है पानी आने का। और खतरा है बाबा, क्या हो रहा है सुबह से? सुबह से पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया जम्मू तवी में और लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा है। अब कैसे लोग क्या घर खाली कर रहे हैं? लोगों को घर खाली करने पड़ेंगे क्योंकि पानी ज़्यादा भरा, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। लोगों को होशियार रहना पड़ेगा कि घर खाली करने पड़ेंगे। घर खाली करने पड़ेंगे। मैं सरजीवन से कहूँगा एक बार उस तरफ के विजुअल्स दिखा दें। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ा वहाँ पर मुश्किल है, लेकिन वहाँ ठीक आप देखेंगे तो पूरी जो है मिट्टी अब वो लगातार तवी में धंस रही है। कारण सबसे बड़ा ये है कि तवी ने जो करवट ली है वो रिहायशी इलाकों की तरफ ली है, जिसकी वजह से आप लगातार देखेंगे अभी भी मिट्टी जो है वो एक बड़े बड़े पैचेस में लगातार इस तवी में गिर रही है। और पानी का जलस्तर जिस तरह से बढ़ा है उससे ये पूरे जो किनारे वाले घर हैं ये अब खतरे में आ गए हैं। किसी भी मिनट जो है ये घर तवी नदी में गिर सकते हैं। इसका खतरा लगातार बढ़ा हुआ है, क्योंकि नीचे की तरफ सरजीवन अगर आपको दिखा पाएं तो जब पिछली बार तबाही हुई थी उसके निशान अभी भी यहाँ पर आपको दिखेंगे, जहाँ पत्थरों के साथ लगकर जो घरों का कुछ हिस्सा था, ये बेसिकली जहाँ गाय भैंस को रखा जाता है वो हिस्सा यहाँ पर फंस गया था। तो यहाँ इस तरह की तबाही जो है वो लगातार मंजर देखने को मिल रहा है। जम्मू संभाग में बारिश बीच में जरूर रुकी थी, लेकिन एक बार फिर से अब बारिश जो है वो एक तीव्र रूप ले चुकी है, जिससे आम लोगों की जिंदगियां खतरे में आ गई हैं। वहाँ का इलाका पूरा अब खाली कर दिया गया है। ये जो घर हैं बिल्कुल आसपास वाले घर, इनमें अब कोई नहीं रह रहा, क्योंकि लोगों को तत्काल प्रभाव से प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि घर खाली कर दिए जाएं, क्योंकि जब पानी से कटाव लगातार हो रहा है तो ये घर सबसे पहली कैजुअलिटीज इसमें होंगे। पहले भी यहाँ पर तकरीबन 10 के करीब घर जो हैं वो पानी में बह चुके हैं। अब जो है और ज़्यादा खतरा है। वहाँ पर आप देखेंगे लोग अब अपने माल मवेशी बकरियाँ लेकर अब यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है आप देखिए कि ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कैजुअलिटी यहाँ पर होगा जैसे ही पानी का जलस्तर और बढ़ेगा या फिर मिट्टी और ज्यादा नीचे आनी शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के राज में दरिंदों पर एक्शन तगड़ा होता है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा नाम सुनते ही अपराधियों की रूह कांप जाती है। बांदा से मुरादाबाद तक पुलिस ने ऐसी दबिश दी है कि बड़े बड़े गिरोह ढेर हो गए। कोई लूट का बादशाह था तो कोई मासूम बेटियों का दरिंदा, लेकिन सबका अंजाम एक ही हुआ, हथकड़ी और अस्पताल। अपराधी अपराध करके अगर भागता है तो चौराहे पर उसे यमराज का सामना करना पड़ता है। ये है योगी बाबा के राज की हकीकत। मैं आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। एनकाउंटर की गोलियों की तड़तड़ाहट और यूपी पुलिस की ललकार, यही है ऑपरेशन लंगड़ा। बांदा में अलग अलग रूप धारण कर चोरी और डकैती को अंजाम देने वाले ईरानी गैंग की कमर पुलिस ने तोड़ दी है। ये गिरोह यूपी, एमपी और राजस्थान में फर्जी पुलिस आईडी कार्ड दिखाकर लूट और टप्पेबाजी करते थे। गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। आरोपियों से सोने चांदी के आभूषण, अवैध तमंचे, कारतूस, नकली पुलिस आईडी कार्ड और फर्जी नंबर की बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला कि इन्होंने बांदा में कम से कम 4 वारदातें की हैं। जनपद बांदा थाना अध्यक्ष मटौंद और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गोरा मुगली के पास से ईरानी गैंग के 2 अभियुक्त हैं, ये सलमान और साहिब को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पैर में गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनकी स्थिति ठीक है। ये दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय ईरानी गैंग के सदस्य हैं। उधर मुरादाबाद में भी ऑपरेशन लंगड़ा एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ रही है। पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर जिस्म फरोशी के धंधे में झोंकने वाले दरिंदों को धर दबोचा। ये हैवान नाबालिग बच्चियों को बंधक बनाते थे, उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलते थे और खुद भी इन मासूमों पर दरिंदगी करते थे। लेकिन अब इनकी गुंडागर्दी पर पुलिस ने फुल स्टॉप लगा दिया। शनिवार रात मझोला इलाके में पुलिस और बदमाशों की सीधी भिड़ंत हुई।
गोली चली, जवाबी फायरिंग हुई, उसमें अविनाश और विजय नाम के 2 दरिंदे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इससे पहले भी इस गैंग के कई गुर्गों को पुलिस ने सलाखों के पीछे ठूंस दिया है। सोनकपुर पुलिस के स्कूल के पास में चेकिंग की जा रही थी, जिसमें कि ये जो 3 प्राइम एक्यूज्ड है ये वहां से भागने की फिराक में थे। अपने आप को बचाने के लिए और पुलिस पे जान से मारने की नीयत से इनके द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में पुलिस के द्वारा भी की गई और इसमें इन तीनों एक्यूज को इनको गोली लगी है। साफ है, अब अपराधियों की दहशत नहीं, यूपी पुलिस की दहाड़ सुनाई दे रही है। योगी राज में यूपी पुलिस अपराधियों को 2 ही रास्ते दिखा रही है, जेल की काल कोठरी या फिर अस्पताल का बिस्तर। यही है असली ऑपरेशन लंगड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर झारखंड के रांची में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प की जानकारी मिल रही है। रिम्स 2 के लिए जमीन को लेकर विवाद हुआ है। पुलिस ने किया बल का प्रयोग, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। जमीन देने से मना करने वाले ग्रामीणों और पुलिस में भिड़ंत आप देखिए कैसे हो रही है। एक तरफ जनता भाग रही है, दूसरी तरफ पुलिस भाग रही है और ये सब कुछ झारखंड में हुआ। झारखंड रांची का मामला है। आप देखिए कैसे एक जमीन विवाद को लेकर ये मामला इस कदर बढ़ गया कि एक तरफ जनता भाग रही, दूसरी तरफ पुलिस पीछा कर रही है। आंसू गैस के गोले तक छोड़ दिए, हाथों में लाठी है तो पुलिस के पास बंदूक है और ये मामला तूल पकड़ता गया। आप देखिए कैसे गोलियों की आवाज तक सुनाई दे रही है। और चलिए अब आपको बाघ, बंदूक और विधायक से जुड़ी खबर मैं आपको बताती हूं। इंसान ने जंगलों को खत्म किया तो जंगली जानवरों ने इंसान पर ही हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां खेत में काम कर रहे 24 साल के किसान पर अचानक से बाघ ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद गांव में मातम का माहौल पसर गया क्योंकि उस किसान की मौत हो गई। डर और दहशत की वजह से लोग अपने घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन इसी बीच विधायक साहब आते हैं बंदूक लेकर और निकल पड़ते हैं और कहते हैं कि प्रशासन और वन विभाग लापरवाह हो सकता है, लेकिन हम अपनी जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और बाघ का सामना करेंगे। उसके बाद क्या था, रिपोर्ट देखिए। गांव में आया जंगली आतंक। सीतापुर में बाघ का आतंक। सीतापुर में युवक को खा गया बाघ। खेतों में दहाड़, खौफ में इलाका। बाघ मारने बंदूक लेकर निकले विधायक। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में इन दिनों बाघ का आतंक छाया हुआ है। खेतों में काम कर रहे किसानों पर बाघ के हमले हो रहे हैं। ताजा घटना में एक किसान की मौत हो गई। डर और गुस्से से भरे लोगों के बीच बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी खुद बंदूक लेकर बाघ को मारने निकल पड़े। सवाल उठ रहा है, क्या इंसान और जानवर के बीच यह टकराव थम पाएगा? ये नजारा है सीतापुर के गांव का, जहां खेतों में काम कर रहे किसान पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया। किसान की मौके पर ही मौत हो गई। पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में डर और मातम पसर गया। 24 साल के किसान सौरभ दीक्षित अपनी फसल देखने खेत गए थे, तभी एक बाघ ने उन पर हमला कर उनकी जान ले ली। सौरभ की मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गाँव में डर का माहौल छा गया है। गांव के लोग सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि रोज बाघ खेतों और घरों के आसपास घूम रहा है। किसान अब खेतों में जाने से डर रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक ये पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों से बाघ का आतंक लगातार बढ़ रहा है। इस बीच इलाके के विधायक शशांक त्रिवेदी खुद बंदूक लेकर बाघ को मारने के लिए निकल पड़े। विधायक साहब का कहना है, जब प्रशासन और वन विभाग नाकाम हो गया है तो लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें खुद आगे आना पड़ा।
टर्निंग में बता रहे हैं अभी भी बाघ इधर घूम रहा है। कहाँ गई टीम आपकी लोगों की सारी? अरे डॉक्टर क्या करेगा वहाँ? डॉक्टर जब बाद में करेगा तब करेगा, अभी कोई और नुकसान हो जाएगा तब फिर कहाँ गई टीम आपकी? आप बुलाइए और टीम तत्काल बुलाइए इसको। अभी सस्पेंड होंगे फिर सब लोग, फिर ना कहिएगा हमसे। एकदम तमाशा बना रखा है आप लोगों ने। वन विभाग की टीम लगातार बाघ की तलाश में जुटी है। ड्रोन, कैमरा, ट्रैप और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक बाघ पकड़ से बाहर है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 साल में बाघ के हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल इंसान और बाघ के बीच टकराव की जड़ें गहरी है। जंगल सिमट रहे हैं, बाघ का आवास खत्म हो रहा है, मजबूर होकर बाघ गांवों का रुख कर रहे हैं और बात इंसान की जान पर बनाती है। सीतापुर में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ लोग दहशत में हैं, दूसरी तरफ खुद विधायक साहब हाथों में बंदूक लेकर मैदान में उतर गए हैं। लेकिन सवाल है, क्या इंसान और जानवर का यह टकराव कभी खत्म हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को साफ कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत में भारत की कुछ रेड लाइंस हैं और सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता तो नहीं करेगी। आखिर जयशंकर ने ट्रंप को कैसे दो टूक सुनाई, रिपोर्ट देखिए। कूटनीतिक मंच पर एस जयशंकर के तेवर सख्त रहे। उन्होंने साफ कहा, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी से इजाजत नहीं लेता। अगर किसी को भारत से दिक्कत है तो वे खुद रास्ता चुने, भारत मजबूरी में नहीं है। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत पर दबाव बना रहे थे कि रूस से तेल और गैस की खरीद कम करे, लेकिन जयशंकर ने इशारों में साफ कहा कि भारत अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करेगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। एस जयशंकर ने कहा कि अगर भारत से तेल खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदिए, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। इसके साथ ही जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत में भारत की कुछ रेड लाइंस हैं और सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। एक कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने भारत अमेरिका के रिश्तों में इस समय की 3 बड़ी समस्याएं, व्यापार और टैरिफ, रूस से कच्चे तेल की खरीद और पाकिस्तान मामले पर वॉशिंगटन का हस्तक्षेप गिनाई। दरअसल भारत अमेरिका संबंधों में गिरावट तब आई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ कर दिया, जिसमें रूसी कच्चे तेल की खरीद के चलते अतिरिक्त 25% शुल्क शामिल है। यह 25% शुल्क पहले ही लागू हो चुका है और अतिरिक्त 27 अगस्त से प्रभावी होगा। ट्रंप प्रशासन की तरफ से बार बार लगाए जा रहे इस आरोप का जवाब देते हुए कि भारत सस्ते रूसी कच्चे तेल को खरीदकर यूरोप और अन्य जगहों पर महंगे दामों पर उत्पाद बेचकर लाभ कमा रहा है, जयशंकर ने कहा कि यह मजेदार है कि खुद को प्रो बिजनेस बताने वाला अमेरिकी प्रशासन दूसरों पर बिजनेस करने का आरोप लगा रहा है। अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट्स खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदिए, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन यूरोप खरीद रहा है, अमेरिका खरीद रहा है, अगर पसंद नहीं है तो मत खरीदिए। जयशंकर ने यह भी संकेत दिया कि भारत पाक संघर्ष पर वॉशिंगटन का रुख भारत अमेरिका संबंधों का तीसरा बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा, तीसरा मुद्दा हमारे क्षेत्र से जुड़ा है जो मध्यस्थता का है। 1970 के दशक से यानी 50 वर्षों से देश में राष्ट्रीय सहमति है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में किसी भी तरह की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते। भारत के लिए ऊर्जा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरत है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर तेल महंगा होता है तो इसका सीधा असर हर घर पर पड़ता है। जयशंकर का संदेश अमेरिका को था, लेकिन असल में यह बयान भारत की जनता के लिए भरोसा था कि उनकी जरूरतों से कोई समझौता नहीं होगा। जयशंकर की डिप्लोमेसी का यही अंदाज है, साफ, सीधा और संतुलित। दुनिया चाहे सवाल उठाए, लेकिन भारत अपने फैसले खुद करेगा। भारत से लेकर वॉशिंगटन तक संदेश साफ है, भारत अब किसी दबाव की राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगा। जयशंकर की दो टूक दुनिया को यही बता रही है कि नया भारत अपनी राह खुद चुनता है और अपनी जनता के हितों के लिए किसी से समझौता नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब अगली खबर में आपको बताती हूँ, रफ्तार का कहर दिखाती हूँ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ड्यूटी दे रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी विपिन कुमार को तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने टक्कर मार दी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ड्यूटी दे रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी विपिन कुमार को तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने टक्कर मार दी। वहीं घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विपिन कई फीट हवा में उछलकर दूर जा गिरे। हादसे के बाद विपिन को इलाज के लिए मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। विजयनगर थाने पे अटेम्प्ट टू मर्डर का एक मुकदमा लिखा गया है और इसमें जो अर्टिगा गाड़ी थी उसको बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा जो विनीत और बिन्ने चला रहा था गाड़ी और उसका भाई सुमित बैठा था, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़्यादा जानकारी करने पे और पूछताछ में ये पता चला कि जो विनीत और बिन्ने है जो गाड़ी चला रहा था, ये मधुबन बाबूधाम थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार के लेन को ट्रैफिक कर्मी मैनेज कर रहे हैं। इसी दौरान तेज स्पीड से आ रही एक कार हल्का सा टर्न लेती है और ट्रैफिक पुलिसकर्मी को जोरदार टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, जहां पर शनिवार को ट्रैफिक पुलिसकर्मी विपिन कुमार अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी के दौरान एक जोरदार जो है अर्टिगा कार बेहद ही रफ्तार में आती है, जिसके बाद से विपिन कुमार को पूरे तरीके से टक्कर मारकर यहां से फरार हो जाती है। वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से अर्टिगा कार तेजी से आ रही है और उसके बाद विपिन कुमार हवा में ऐसे उछलते हुए नजर आ रहे हैं जैसे कोई फिल्मी सीन हो। हालांकि मणिपाल हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था, इलाज चल रहा था, हालत नाजुक बताई जा रही थी और फिलहाल उनकी मौत हो गई है। लेकिन जो चालक था उसकी पहचान करके फिलहाल पुलिस ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया है। तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से पुलिसकर्मी हवा में कई फीट तक ऊपर उड़ते दिखते हैं। ट्रैफिक कर्मी के साथ हादसे को देखकर वहां ट्रैफिक मैनेज कर रहे पुलिसकर्मी मदद के लिए दौड़ते हैं। पुलिस इस मामले में एक्शन मोड में नजर आई। पुलिस ने आरोपी कार और उसके चालक विनीत और उसके एक साथी को पकड़ लिया। दोनों गाजियाबाद के बापू धाम कॉलोनी के रहने वाले हैं। वहीं कार चालक एक हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर बापू धाम थाने में कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गाजियाबाद का दर्दनाक हादसा आपने देखा, रफ्तार का कहर देखा और हमेशा कहा जाता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। महाभारत में इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद।